हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 8 का चैप्टर 5 इंडस्ट्रीज़ का मतलब उद्योग। स्टूडेंट्स, हैव यू एवर गिवन अ थॉट टू द फैक्ट that the notebook you have used for writing has come to you after a long process of manufacturing? क्या कभी आपने सोचा है कि जिस नोटबुक में आप काम करते हो वो कितने लंबे प्रोसेस, जो मैन्युफैक्चरिंग का जो प्रोसेस है उसके बाद आप तक पहुंचती है। इट स्टार्टेड इट्स लाइफ एज अ पार्ट ऑफ अ ट्री। और ये जो नोटबुक आपके पास में होती है, इसकी लाइफ जो है वो एक ट्री के साथ में स्टार्ट होती है। इट वॉज कट डाउन एंड ट्रांसपोर्टेड। उस ट्री को कट किया जाता है, उसे ट्रांसपोर्टेड किया जाता है टू द पल्प मिल। जो पल्प मिल होती है जहाँ पे उससे पल्प बनाया जाता है, वहाँ पे उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है। देयर द वुड ऑफ द ट्री वॉज प्रोसेस्ड एंड कन्वर्टेड इनटू वुड पल्प। और वहाँ पे प्रोसेस के थ्रू इस ट्री को कन्वर्ट किया जाता है वुड पल्प के अंदर। द वुड पल्प वॉज मिक्सड विथ केमिकल्स। इस वुड पल्प को जो है केमिकल्स के साथ में मिक्स किया जाता है एंड फाइनली चेंज इनटू पेपर बाय मशीन्स। और परिणाम स्वरूप जो है इसको हम कहें फाइनली, अंततः जो है इसको हम जो है मशीन्स के थ्रू पेपर में कन्वर्ट करते हैं। दिस पेपर फाउंड इट्स वे टू द प्रेस वेयर इंक मेड फ्रॉम केमिकल्स वॉज यूज टू प्रिंट द लाइन्स ऑन द पेजेस। उसके बाद में इस पेपर को जो है प्रिंट के लिए भेज दिया जाता है, जहाँ पे मशीनों के थ्रू जो है केमिकल इंक तैयार करके इसके ऊपर जो है लाइंस ड्रॉ की जाती हैं। द पेजेस वर देन बाउंड इन द फॉर्म ऑफ अ नोटबुक। उसके बाद में उन पेजेस को बाउंड किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है नोटबुक के रूप में। पैक्ड, फिर पैक किया जाता है एंड सेंड टू द मार्केट फॉर सेल, और बाज़ार में बेचने के लिए भेज दिया जाता है। फाइनली इट रीच्ड योर हैंड्स। और अंततः ये जो नोटबुक होती है ये आपके हाथों तक पहुंचती है। सेकेंडरी एक्टिविटीज़ और मैन्युफैक्चरिंग चेंजेस रॉ मटेरियल इनटू प्रोडक्ट्स ऑफ मोर वैल्यू टू पीपल। सेकेंडरी एक्टिविटीज़ जो होती हैं जिसमें प्रोडक्शन का काम किया जाता है, चेंज रॉ मटेरियल्स। तो इसके अंदर जो कच्चा माल होता है, जैसे कि हमने पेपर बनाने के लिए ट्री को कट किया, तो ट्री वहाँ पे क्या है, कच्चा माल है, रॉ मटेरियल है। इनटू प्रोडक्ट्स, उनको जब हम उत्पादन में कन्वर्ट करते हैं तो ये लोगों के लिए ज़्यादा वैल्यूएबल होता है। एज यू हैव सीन, जैसा कि आपने देखा कि पल्प वॉज चेंज इनटू पेपर, कि किस तरह से ट्री पल्प जो है उसको पेपर में कन्वर्ट किया गया एंड पेपर इनटू अ नोटबुक, और उसके बाद में पेपर को जो है नोटबुक में कन्वर्ट किया। दीज रिप्रेजेंट द टू स्टेजेस ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। ये दोनों ही चीज़ें जो हैं ये मैन्युफैक्चरिंग की जो है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की जो है दो स्टेजेस को शो करती हैं। द पेपर मेड फ्रॉम पल्प एंड क्लॉथ मेड फ्रॉम कॉटन, कि जिस तरह से पल्प से हमने पेपर बनाया और कॉटन से हम लोग क्लॉथ बनाते हैं, हैव हैड वैल्यू एडेड टू दैम एट ईच स्टेजेस। तो हर स्टेज पे जो है इनकी वैल्यू ऑटोमेटिकली रेज होती जाती है, जिससे कि ये जो है मोर वैल्यूएबल जो है लोगों के लिए बन जाते हैं। इन दिस वे द फिनिश प्रोडक्ट, और इस तरह से हम कह सकते हैं जो तैयार माल होता है या तैयार उत्पादन होता है, हैज़ मोर वैल्यू, तो उसकी जो वैल्यू होती है वो और बढ़ जाती है। एंड यूटिलिटी, उसकी जो उपयोगिता है, देन द रॉ मटेरियल, यानी कच्चे माल से जो उत्पादित माल होता है उसकी वैल्यू और उसकी यूटिलिटी जो है वो ज़्यादा बढ़ जाती है। दैट इज़ मेड फ्रॉम, जिससे कि वो बनाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं इंडस्ट्रीज़ की। इंडस्ट्रीज़ रिफ़र टू एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इंडस्ट्रीज़ जो है एक इस तरह की आर्थिक गतिविधि है दैट इज़ कंसर्न, जो इस चीज़ से कंसर्न करती है विद प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, जिसमें कि चीज़ों का उत्पादन किया जाता है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स और द प्रोविज़न ऑफ सर्विसेज। इसके अंदर एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स भी इसमें यूज़ किए जा सकते हैं, और हम ये कहें कि सर्विसेज का जो सेवाओं का जो प्रोविज़न है, वो प्रावधान है, वो भी इसके अंदर होता है। दिस वी हैव आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़। अगर इसी तरीके से हम आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज़ को देखें, जहाँ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स किया जाता है। कोल माइनिंग इंडस्ट्रीज़ हैं, जहाँ पे कोल को निकाला जाता है। एंड टूरिज्म इंडस्ट्रीज़ जो है वो सर्विस प्रोवाइडर है, जिसमें कि सर्विसेज को प्रोवाइड करवाया जाता है। तो ये सारे के सारे जो हम ये कहें कि जो
सर्विसेज हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, ये आपके इंडस्ट्रीज़ के अंदर आती हैं, जो कि एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब स्टूडेंट्स ये होता है कि वो सारी गतिविधियाँ जो हम प्रॉफिट के लिए करते हैं या पैसे के लिए करते हैं, जिसमें हमारा मेन एम जो होता है मनी होता है, दैट इज़ कॉल्ड द इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़ कि इंडस्ट्रीज़ को हम किन किन तरह से डिवाइड कर सकते हैं, उनको क्लासीफाइड कर सकते हैं। इंडस्ट्रीज़ कैन बी क्लासीफाइड ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल, साइज एंड ऑनरशिप। इस लाइन को थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि क्लासिफिकेशन जो है इंडस्ट्रीज़ का, इंडस्ट्रीज़ को हम किन भागों में बांटते हैं। तो एक तो होती है कच्चे माल के ऊपर, फिर होता है इंडस्ट्रीज़ का साइज़ क्या है, फिर अगर हम बात करें ऑनरशिप तो वो प्राइवेट है या पब्लिक है, जो भी उसमें है, भी सरकार की इंडस्ट्री है या प्राइवेट इंडस्ट्री है, तो इनके बेसिस पे भी जो है इंडस्ट्रीज़ को हम डिवाइड करते हैं। तो 3 तरह से हम इंडस्ट्रीज़ को डिवाइड कर सकते हैं, रॉ मटेरियल के बेसिस पे, साइज़ के बेसिस पे कि इंडस्ट्री छोटी है, बड़ी है, नेशनल लेवल की है, इंटरनेशनल लेवल की है, या ऑनरशिप के आधार पर भी हम इंडस्ट्रीज़ का क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे रॉ मटेरियल के बेसिस पे अगर जो है इंडस्ट्रीज़ को हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं। इंडस्ट्रीज़ में बी एग्रो बेस्ड, मिनरल बेस्ड, मैरिन बेस्ड एंड फॉरेस्ट बेस्ड डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ रॉ मटेरियल दे यूज़। कि रॉ मटेरियल के बेसिस पे जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं तो एग्रो बेस्ड भी हो सकती हैं। एग्रो बेस्ड मतलब किसी कृषि से जुड़ी हुई जो रॉ मटेरियल होता है उसके ऊपर जो इंडस्ट्रीज़ बेस हैं वो हो सकती हैं। फिर हम कहें कि मिनरल बेस, जिसमें कि हम कहें कि खनिज के आधार पर जिन इंडस्ट्रीज़ में खनिज से रिलेटेड जो काम किए जाते हैं वो मिनरल बेस्ड होती हैं। मैरिन जो समुद्र के तटों से जुड़ी हुई, जैसे फिशरिंग का काम करती हैं। या हम कहें कि फॉरेस्ट बेस्ड, जो जंगलों में जो लकड़ियाँ होती हैं उनसे जुड़ी हुई या उनसे मेडिसिन से जुड़ी हुई जो भी इंडस्ट्रीज़ होती हैं वो इसके अंदर आ सकती हैं। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ में अगर हम पढ़ें तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ यूज़ प्लांट एंड एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट एज देयर रॉ मटेरियल। कि एग्रो इंडस्ट्रीज़ जो होती हैं, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ जो होती हैं, उनमें प्लांट्स और एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट्स जो होते हैं उनको यूज़ किया जाता है एज ए रॉ मटेरियल, कच्चे माल के रूप में। फूड प्रोसेसिंग, वेजिटेबल ऑयल, कॉटन टेक्सटाइल, डेयरी प्रोडक्ट्स एंड लेदर इंडस्ट्रीज़ आर द एग्जाम्पल्स ऑफ एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़। अब इसमें हम बात करें कि फूड प्रोसेसिंग जो है, यानी जहाँ पे फूड प्रोसेसिंग का काम किया जाता है, या वेजिटेबल ऑयल जहाँ पे तैयार किए जाते हैं, कॉटन टेक्सटाइल्स जो हैं, या डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, दूध और दूध से जुड़ी हुई जो इंडस्ट्रीज़ हैं, या हम कहें कि जो लेदर की इंडस्ट्रीज़ हैं, वो सारे के सारे इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ यानी कृषि से जुड़ी हुई जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनकी कैटेगरी में आएंगे। अब हम बात करते हैं मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ का। तो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ आर द प्राइमरी इंडस्ट्रीज़। ये प्राइमरी इंडस्ट्रीज़ कहलाती हैं दैट यूज़ मिनरल ओर्स, क्योंकि इनके अंदर जो मिनरल ओर्स हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है एज अ रॉ मटेरियल। द प्रोडक्ट्स ऑफ दीज इंडस्ट्रीज़, इन इंडस्ट्रीज़ का जो प्रोडक्ट होता है, फीड अदर इंडस्ट्री, दूसरी इंडस्ट्रीज़ के लिए ये लोग माल तैयार करते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ दीज इंडस्ट्रीज़ just like iron made from the iron ore is the product of mineral based industries। कि आयरन ओर जो होता है उससे आयरन मेड किया जाता है आयरन इंडस्ट्रीज़ के लिए। दिस इज़ यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ नंबर ऑफ द प्रोडक्ट्स सच एज हैवी मशीनरी, बिल्डिंग मटीरियल एंड रेलवे कोचेस। तो इससे जो रॉ मटेरियल जो तैयार किया जाता है, यानी आयरन ओर से जो मटेरियल तैयार किया जाता है, वो जो आयरन इंडस्ट्रीज़ होती हैं उनके लिए रॉ मटेरियल होता है, जहाँ पे हम कहें कि बहुत सारे नंबर ऑफ़ अदर प्रोडक्ट्स जो हैं वो तैयार किए जाते हैं, जैसे हैवी मशीनरी जो हैं, बिल्डिंग मटेरियल जो है, या रेलवे कोचेस जो हैं वो वहाँ पे तैयार किए जाते हैं। अब हम बात करते हैं मैरिन बेस्ड इंडस्ट्रीज़। यूज़ प्रोडक्ट्स फ्रॉम द सी एंड द ओशन एज अ रॉ मटेरियल। कि इन इंडस्ट्रीज़ के अंदर जो रॉ मटेरियल है वो समुद्र और महासागरों से यूज़ किया जाता है। इंडस्ट्रीज़ प्रोसेसिंग सी फूड, जो सी फूड जहाँ पे तैयार किया जाता है, मैन्युफैक्चरिंग फ़िश ऑयल आर सम एग्जाम्पल्स। तो जो है जहाँ पे फ़िश ऑयल तैयार किया जाता है या सी फूड तैयार किया जाता है, उन इंडस्ट्रीज़ को हम मैरिन बेस्ड इंडस्ट्रीज़ के अंदर रखेंगे। अब हम बात करते हैं फॉरेस्ट बेस्ड जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं। तो फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज़ यूटिलाइज फॉरेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस एज रॉ मटेरियल्स। कि जंगलों से मिलने वाला जो प्रोडक्ट होता है उसको वो एज अ रॉ मटेरियल यूज़ करते हैं। द इंडस्ट्रीज़ एसोसिएटेड विद फॉरेस्ट आर पल्प एंड पेपर। जैसे कि पल्प हमने बनाया ट्री से, ट्री जो है हमने वहाँ से लिया और उससे पल्प और पेपर हमने
तैयार किया। इसी तरीके से फार्मास्यूटिकल्स जो होती हैं, जहाँ पे दवाइयाँ तैयार की जाती हैं, तो जंगलों से जो जड़ी बूटियाँ मिलती हैं उनसे जो मेडिसिन प्रिपेयर की जाती हैं, वो इंडस्ट्रीज़ भी जो हैं फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज़ के अंदर आती हैं। फिर इसी तरीके से हम कहें कि फर्नीचर हैं और बिल्डिंग्स हैं, तो फर्नीचर जो भी होता है वो वुड से रेडी होता है, और वुड जो है वो बिल्डिंग के अंदर भी यूज़ की जाती है। तो इस तरह से जो फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज़ होती हैं वो फॉरेस्ट प्रोड्यूस को एज अ रॉ मटेरियल यूज़ करते हैं। अब ये तो था आपका फर्स्ट टाइप कि जो है हम रॉ मटेरियल के बेसिस पे इंडस्ट्रीज़ को कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो रॉ मटेरियल के बेसिस में हमने डिवाइड किया एग्रो बेस, मिनरल बेस, मैरिन बेस, फॉरेस्ट बेस, यानी 4 तरह से हमने रॉ मटेरियल के बेसिस पे इंडस्ट्रीज़ को डिवाइड किया। अब हम आते हैं साइज़ पे कि साइज़ के आधार पर कि इंडस्ट्री छोटी है बड़ी है, तो उसके आधार पर जो है इंडस्ट्रीज़ को हम कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो इट रिफर्स टू द अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड, नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड एंड वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। यानी साइज़ जो है किसी भी इंडस्ट्री का, आकार जो है वो उसके अंदर हमने कितना पैसा उसमें हमने इन्वेस्ट किया है, कितने लोग उसमें काम कर रहे हैं, और वहाँ पे जो उत्पादन किया जा रहा है उसकी क्षमता क्या है, यानी कितना उत्पादन वहाँ पे किया जा रहा है। ये साइज़ के अंदर मेनली चीज़ें देखी जाती हैं। बेस्ड ऑन साइज़ इंडस्ट्रीज़ कैन बी क्लासिफाइड इनटू स्मॉल स्केल एंड द लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़। यानी 2 तरह से साइज़ के बेसिस पे आप डिवाइड कर सकते हो। एक तो हो गई स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़, दूसरी हो गई लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़। अब आते हैं हम कॉटेज और हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज़ आर अ टाइप ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़, यानी जो लघु और कुटीर उद्योग हैं, जैसे जो कि घर से किए जाते हैं, जैसे अचार बनाने का काम है, पापड़ का है, मोमबत्ती है, अगरबत्ती है, तो ये जो प्रोडक्ट तैयार किए जाते हैं ये होम बेस्ड होते हैं, छोटी हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज़ इनको हम कह सकते हैं। तो कॉटेज और हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज़ जो होती हैं, लघु और कुटीर उद्योग जो हैं, उनको हम स्मॉल इंडस्ट्रीज़ के अंदर इन्वॉल्व करेंगे। इसमें हम जैसे कि बास्केट वीविंग है, टोकरी बनाना है, पॉटरी है, मटके बनाना है, अदर handicrafts are the examples of cottage industries. स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ यूज़ लेसर अमाउंट ऑफ कैपिटल। ये जो छोटी इंडस्ट्रीज़ होती हैं इनके अंदर कम पैसा इन्वेस्ट किया जाता है। एंड टेक्नोलॉजी आर कंपेयर्ड टू लार्ज स्केल इंडस्ट्री दैट प्रोड्यूस लार्ज वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट्स। इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल इज़ हायर एंड द टेक्नोलॉजी यूज्ड इज़ सुपीरियर। और जो छोटी इंडस्ट्रीज़ होती हैं उनमें टेक्नोलॉजी भी हम ये कहें कि इन्फीरियर होती है एज़ कंपैरिजन ऑफ द लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़, क्योंकि लार्ज स्केल इंडस्ट्री जो होती है उसमें कैपिटल भी ज़्यादा होता है, पैसा हम ज़्यादा लगाते हैं, टेक्नोलॉजी भी उसमें अच्छी यूज़ करते हैं, और उसमें लेबर भी ज़्यादा यूज़ होता है। फिर हम बात करते हैं सिल्क वीविंग एंड फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ आर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ की फूड प्रोसेसिंग है, जिसमें मंगोड़ी है, पापड़ है, ये जो खाद्यान्न जो तैयार किए जाते हैं ये जो है आपकी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ होती हैं। प्रोडक्शन ऑफ ऑटोमोबाइल्स एंड हैवी मशीनरी आर लार्ज स्केल इंडस्ट्री, जहाँ पे कि हम कहें ऑटोमोबाइल्स और हैवी मशीनरी जहाँ पे तैयार की जाती है वो आपकी लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ के अंदर आएंगी। तो अब हमने कहा कि साइज़ के आधार पे हमने इंडस्ट्रीज़ को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, स्मॉल स्केल एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़। अब हम आते हैं ऑनरशिप यानी मालिकाना हक के बेसिस पे जो है इंडस्ट्रीज़ को हम कितने सेक्टर्स पे डिवाइड करते हैं। इंडस्ट्रीज़ कैन बी क्लासिफाइड इनटू प्राइवेट सेक्टर, स्टेट ऑनर्ड और पब्लिक सेक्टर, जॉइंट सेक्टर एंड कोऑपरेटिव सेक्टर। तो अब इसमें फर्स्ट आता है आपका प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज़। प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज़ आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय इंडिविजुअल और अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। कि प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज़ जो होती हैं इसमें मालिक जो होते हैं वो कोई एक व्यक्ति भी हो सकता है या एक से ज़्यादा लोग भी जो उसमें पार्टनरशिप में काम कर सकते हैं। पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज़ आर ओन एंड ऑपरेटेड बाय द गवर्नमेंट। और पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज़ जो होती हैं वो चलाई भी जाती हैं और उनका मालिकाना हक जो है वो सरकार के पास होता है। सच एज हिंदुस्तान एग्रोन्यूट्रिस्ट लिमिटेड कंपनी जो है एंड द स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज़। ये जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज़ हैं आर ओन एंड ऑपरेटेड बाय द स्टेट एंड इंडिविजुअल और अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। यानी इसमें सरकार और प्राइवेट सेक्टर जो है दोनों मिलकर काम करते हैं। मारुति उद्योग लिमिटेड इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री। मारुति जो है ये भी हम ये कहें कि एक जॉइंट सेक्टर का उदाहरण है। कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज़ आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय प्रोड्यूस्ड और सप्लाईज ऑफ रॉ मटेरियल्स। कोऑपरेटिव सेक्टर्स जो होता है इसमें इंडस्ट्रीज़ और जो हम ये कहें कि जो प्रोड्यूसर और जो सप्लायर्स होते हैं रॉ मटेरियल के, वर्क्स और बोथ, ये सब मिलकर उसमें काम करते हैं। जैसे आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड एंड
सुधा डेयरी आर अ सक्सेस स्टोरी ऑफ द कोऑपरेटिव वेंचर की कोऑपरेटिव वेंचर जो होता है उसमें जितने भी पीपल्स होते हैं, जैसे कि कच्चा माल लाने वाले हैं और उनको जो तैयार करवाने वाले हैं, ट्रांसपोर्ट करने वाले हैं, ईच एंड एवरी वन आर द ओनर ऑफ दीज टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सेक्टर्स। अब हम बात करते हैं कि फैक्टर्स अफेक्टिंग लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़, कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो इंडस्ट्रीज़ की लोकेशन को इफ़ेक्ट करते हैं, यानी ऐसे कौन कौन से तत्व होते हैं जो इंडस्ट्रीज़ को लोकेट करने के लिए कि यहाँ पे इंडस्ट्री होनी चाहिए उसको इफ़ेक्ट करते हैं। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़ आर द अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, कि सबसे पहले तो कोई भी इंडस्ट्री हम स्टैब्लिश करते हैं तो उसके लिए हम ये देखेंगे कि वहाँ पे जो कच्चा माल है वो हमें कितनी आसानी से अवेलेबल हो सकता है। अब ऐसा तो नहीं है कि हमें कच्चा माल जो है वो हम यहाँ पे राजस्थान में कोई इंडस्ट्री डेवलप कर रहे हो, दिल्ली से हम वहाँ के लिए रॉ मटेरियल मंगा रहे हैं तो वो हमारे लिए बहुत कॉस्टली हो जाएगा, यानी हमें रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी है जो वो भी देखनी होगी। फिर उसके बाद में लैंड की, जहाँ हम इंडस्ट्री इस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं क्या वहाँ में लैंड जो है वो ईजिली अवेलेबल हो रहा है, कम कॉस्ट पे अवेलेबल हो रहा है। फिर वहाँ पे आसपास पे वाटर की जो फैसिलिटी है वो कैसी है, क्योंकि कोई भी इंडस्ट्री होती है उसको वाटर की आवश्यकता होती है। लेबर जो है, इट इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ लेबर। वहाँ पे श्रम जो है, आपको लेबर जो है, मजदूर जो हैं वो किस कॉस्ट पे मिल रहे हैं, आसानी से मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। फिर हम बात करते हैं पावर की, यानी लाइट की, इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पे कैसी अवेलेबल है या नहीं है। देन कैपिटल, आप कितना पैसा उसके अंदर लगा सकते हैं। ट्रांसपोर्ट कैसा है आपके आसपास जहाँ आप इंडस्ट्री इस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं। एंड मार्केट, जहाँ आप इंडस्ट्री लगा रहे हैं वहाँ से मार्केट की दूरी क्या है। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे कि हम बात करें रॉ मटीरियल, लेबर, कैपिटल, मार्केट, पावर, लैंड एंड ट्रांसपोर्ट, ऑल दीज फैक्टर्स अफेक्ट द लोकेशन ऑफ द इंडस्ट्री, so that industry may be located in the backward areas. Industrializations often leads to development and growth of towns and cities, कि इसलिए हम कहें कि जो बैकवर्ड एरियाज़ हैं वहाँ पर भी हम इंडस्ट्रीज़ को लोकेट कर सकते हैं। इससे क्या होगा, जो औद्योगिकरण है उसको बढ़ावा मिलेगा और इससे जो छोटे टाउन्स हैं या सिटीज़ हैं उनको भी जो डेवलपमेंट है, उनका जो विकास है वो संभव हो पाएगा। अब हम बात करते हैं इंडस्ट्रियल सिस्टम की। इंडस्ट्रियल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट। इनपुट का मतलब रॉ मटेरियल, प्रोसेस मतलब मैन्युफैक्चरिंग और आउटपुट मतलब रेडी, जो तैयार जो हमने माल उसमें किया है वो। द इनपुट आर द रॉ मटेरियल। इनपुट क्या है उसमें, रॉ मटेरियल है। प्रोसेस क्या है, लेबर एंड कॉस्ट ऑफ लैंड, ट्रांसपोर्ट, पावर एंड द अदर इंफ्रास्ट्रक्चर इसमें आ गया। द प्रोसेस इंक्लूड अ वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटी दैट कन्वर्ट द रॉ मटेरियल इनटू फिनिश प्रोडक्ट। प्रोसेस के अंदर इन सब चीज़ों के साथ में हम ये कहें कि जो है हमारा रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट में तैयार करने का जो प्रोसेस है उसको इन्वॉल्व करेंगे। द आउटपुट आर द एंड प्रोडक्ट, और आउटपुट क्या होगा, जब हमारा जो तैयार माल जो है वो हो। एंड द इनकम अर्न फ्रॉम इट, और उससे हमें क्या इनकम मिली, क्या फ़ायदा उससे हमने गेन किया है। इन केस ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री की अगर हम बात करें द इनपुट्स में भी, तो उसमें इनपुट क्या होगा आपका, कॉटन होगा, ह्यूमन लेबर होगा, फैक्ट्री होगा एंड ट्रांसपोर्ट कॉस्ट होगा। द प्रोसेस इंक्लूडिंग गिनिंग, स्पिनिंग, वीविंग, डाइंग एंड प्रिंटिंग, ये उसका प्रोसेस होगा, यानी कॉटन से जो है उन्होंने कॉटन क्लॉथ बनाया है। द आउटपुट इज शर्ट यू वियर, और इसका आउटपुट क्या होगा, जो शर्ट हमने पहनी है। तो दिस इज़ द इंडस्ट्रियल सिस्टम, कि इसमें इनपुट होगा, रॉ मटेरियल आएगा, फिर उसको प्रोसेस किया जाएगा और फिर उसका आउटपुट होगा। तो इस तरह से जो है इंडस्ट्रियल सिस्टम चलता है। अब हम बात करते हैं इंडस्ट्रियल रीजन्स की। इंडस्ट्रियल यानी औद्योगिक क्षेत्र। इंडस्ट्रियल रीजन इमर्ज व्हेन अ नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज लोकेट क्लोज टू ईच अदर एंड शेयर द बेनिफिट्स ऑफ देयर क्लोजनेस, कि इंडस्ट्रियल रीजन्स जो हैं, औद्योगिक क्षेत्र जो हैं, इमर्ज व्हेन अ नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज लोकेट क्लोज टू ईच अदर, कि जब बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ एक दूसरे के आसपास आ जाती हैं, शेयर द बेनिफिट्स ऑफ देयर क्लोजनेस, तो उनके आसपास आने से जो उनका बेनिफिट जो है, उनके फ़ायदे जो हैं वो डिवाइड हो जाते हैं। मैनी इंडस्ट्रियल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड आर ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका, कई सारे जो इंडस्ट्रियल क्षेत्र हैं वो हम बात करें तो मोस्टली ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका में हैं, वेस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप में भी हैं, ईस्टर्न यूरोप एंड ईस्टर्न एशिया में भी हैं, मेजर
Industrial regions tend to be located in the temperate areas near seaports and especially near the coal fields. और कुछ जो इंडस्ट्रियल जो क्षेत्र हैं वो जो लोकेट हैं वो टेम्परेट एरियाज़ में हैं, जैसे कि हम कहें कि नियर द सी पोर्ट्स हैं और स्पेशली नियर द कोल फील्ड्स हैं, जो कोयला जहाँ पे ज़्यादा अवेलेबल है वहाँ पे हैं. इंडिया हैज़ सेवरल इंडस्ट्रियल रीजन्स लाइक मुंबई. इसी तरीके से भारत में भी औद्योगिक क्षेत्र हैं जो कि जैसे हम कहें कि मुंबई पुणे क्लस्टर में है, बेंगलोर तमिलनाडु रीजन्स में है, हुगली रीजन अहमदाबाद बड़ोदरा रीजन्स में है, और छोटा नागपुर इंडस्ट्रियल बेल्ट है, विशाखापट्टनम गुंटूर बेल्ट है, और गुड़गांव दिल्ली मेरठ रीजन है, एंड द कोलम तिरुवनंतपुरम इंडस्ट्रियल क्लस्टर है. तो ये सारे जो क्लस्टर्स हैं ये इंडिया के अंदर जो औद्योगिक क्षेत्र हैं जो जाने जाते हैं. अब हम इंडस्ट्रियल डिज़ास्टर की बात करें तो इन इंडस्ट्रीज़ एक्सीडेंट्स डिज़ास्टर्स मेनली ऑकर ड्यू टू टेक्निकल फेलियर और इररिस्पॉन्सिबल हैंडलिंग ऑफ हैजार्डियस मटेरियल. कि उद्योगों के अंदर जो एक्सीडेंट्स होते हैं, जो दुर्घटनाएं होती हैं या कोई डिज़ास्टर उनमें आ जाता है, वो मेनली किस चीज़ से होता है कि एक तो जो टेक्निकल फेलियर होता है या इररिस्पॉन्सिबल जो होती है हैंडलिंग हैजार्डियस जो मटेरियल होता है, जैसे कोई केमिकल है उसकी हैंडलिंग हम अच्छे से नहीं करते हैं, तो इस तरह की घटनाएँ घट जाती हैं. One of the worst industrial disaster of the time occurred in Bhopal on 3rd December 1984. जो अब तक हम बात करें कि भारत में जो सबसे बड़ी दुर्घटना इंडस्ट्रियल क्षेत्र में हुई थी वो 3 दिसंबर 1984 को हुई थी. अराउंड रात को 12:30 पे हुई थी. इट वॉज अ टेक्निकल एक्सीडेंट. ये एक तरह का तकनीकी एक्सीडेंट था इन विच हाईली पॉइजनस मिथिल आइसोलेट MIC जो गैस है अलॉन्ग विद हाइड्रोजन cyanide and other reaction products leak out the pesticide factory of Union Carbide. कि एक यूनियन फैक्ट्री से जो है ये सारी की सारी गैसेस जो हैं वो लीक हो जाती हैं. द ऑफिशियल डेथ टोल वॉज, और वहाँ पे जो डेथ्स रिकॉर्ड की गई कि जो ऑफिशियल डेथ्स वहाँ पे हुई थी वो 3,598 थी इन 1989. Thousands who survive still suffer from one or many ailments like blindness, impaired immune system, gestational disorders. और उसके बाद में जो लोगों की डेथ हुई उसके साथ साथ में बहुत सारे ऐसे लोग जो थे वो अंधे हो गए थे या उनका इम्यून सिस्टम जो है वो ख़राब हो गया था, और उनमें बहुत सारे जो डिसऑर्डर्स हैं वो भी देखने के लिए मिल रहे थे. इन अनदर एक्सीडेंट ऑन 23 दिसंबर 2005, इसी तरीके से एक दूसरा एक्सीडेंट भी जो है 23 दिसंबर 2005 को हुआ ड्यू टू गैस वेल ब्लो आउट इन गेओ चोंगिंग चाइना में ये हुआ था. 243 पीपल इसमें डाइड हुए थे, 9,000 वर इंजर्ड इसमें हुए थे, एंड 64,000 वन इवैक्यूएट हुए थे. मैनी पीपल डाइड बिकॉज दे वर अनेबल टू रन आफ्टर द एक्सप्लोजन. क्योंकि ये धमाका होने के बाद में कुछ लोग वहाँ से नहीं भाग पाए थे, इस वजह से ये वहाँ पे ख़त्म हो गए. दोज हु कुड नॉट एस्केप इन द टाइम सफर्ड बर्न्स ऑफ देयर आइज़. और जो लोग समय पे वहाँ से नहीं निकल पाए थे उनकी आंखें जल गई थी, स्किन जल गई थी, लंग्स फ्रॉम द गैस, और उस गैस से उनके लंग्स जो हैं वो भी ख़राब हो गए थे. तो आज के लिए इतना ही. मेजर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर इंडस्ट्रीज़ हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू फॉर वॉचिंग इट.